आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही मन में एक असीम शांति का एहसास होता है। रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी 80 सालों के इस लंबी और दिलचस्प जीवन यात्रा में ना एक ऋषि जैसी गहरी शांति और एक कलाकार की वो जो निरंतर बेचैनी होती है, दोनों का एकदम अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल की चारदीवारी से एकदम नफरत थी, जो हमेशा क्लासरूम से भाग जाना चाहता था, वही आगे चलकर वैश्विक शिक्षा और साहित्य में एक इतनी बड़ी क्रांति लेकर आया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला एशियाई इंसान बन गया। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये जो विरोधाभास है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इस चर्चा में हम उनके जीवन के इन खास पड़ावों से गुजरेंगे, प्रकृति की गोद से लेकर एक कवि के उदय होने तक, और फिर शांति निकेतन की नई सोच से लेकर नोबेल पुरस्कार और उनकी अमर विरासत तक। इस पूरे सफर का जो सबसे मेन आधार था, वो था उनका प्रकृति से जुड़े रहना और बिल्कुल निडर होकर जीना। अगर हम उनके व्यक्तित्व को एक नज़र में देखें तो वो एक बेहद संवेदनशील, प्रकृति प्रेमी, दार्शनिक और मानवतावादी इंसान थे। दूसरी तरफ अगर उनके कामों को देखें तो शांति निकेतन की स्थापना, गीतांजलि की रचना और सबसे बड़ी बात, 2 देशों के राष्ट्रगान लिखना, और इसी के साथ 1913 का वो ऐतिहासिक नोबेल पुरस्कार, जिसने कला और संगीत की दुनिया में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो पहला पड़ाव है प्रकृति की गोद में। अब इस कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता के मशहूर जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी के एक विशाल आंगन से। 7 मई 1861 को 14 भाई बहनों में सबसे छोटे रविंद्र का जन्म हुआ था। घर में चारों तरफ कला, साहित्य और संगीत का माहौल था, लेकिन इस छोटे से बालक को ना उन बंद कमरों वाले फॉर्मल स्कूलों से बिल्कुल कोई लगाव नहीं था। उनके जो असली टीचर थे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि खुला आसमान और पेड़ों की सरसराहट थी। इसी खुलेपन ने उनके अंदर जीवन भर के लिए प्रकृति के प्रति प्यार और एक बेहद भावुक और जिज्ञासु स्वभाव को जन्म दिया। दूसरा पड़ाव, एक कवि का उदय। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनके इस टैलेंट को पहचान लिया था, और फिर उनके जीवन ने एक ऐसा अपरंपरागत रास्ता पकड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें वकालत की एक बहुत ही प्रेस्टीजियस डिग्री के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन उनका दिल तो भाई कविताओं में ही बसा हुआ था। वो सामाजिक उम्मीदों के आगे झुके नहीं और बिना कोई लॉ की डिग्री लिए सिर्फ अपनी कविताओं के लिए खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद 1883 में मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ, और फिर शुरू हुआ उनका एक नया रूटीन, अपनी बजरा नाम की नाव पर घंटों बिताना। वहां से वो बंगाल के साधारण किसानों, बच्चों के जीवन, उनके दर्द और संघर्षों को बस निहारते रहते थे। इन पलों ने ही उनकी शुरुआती कहानियों को इतनी गहराई दी कि वो सीधे आम इंसान के दिल को छूने लगीं। शांति निकेतन एक नई सोच, लोगों के दर्द के प्रति यही जो गहरी सहानुभूति थी और सख्त क्लासरूम से उनकी जो अपनी नफरत थी, इन दोनों चीजों ने मिलकर उनके जीवन के सबसे महान काम को जन्म दिया, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक पूरी क्रांति ला दी। उनका विजन एकदम क्लियर था। पारंपरिक स्कूलों की जो चारदीवारी होती है ना, उससे पढ़ाई को आज़ाद करना और उसे कहाँ ले जाना, सीधे खुले आसमान के नीचे, पेड़ों की ठंडी छाँव में। शांति निकेतन का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये अपने आप में एक यूटोपियन आइडिया था, जिसने पढ़ने और सीखने के पूरे अनुभव को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि कैसे चीजें एकदम से आगे बढ़ती हैं। 1883 में शादी से लेकर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना तक, और फिर 1910 में मास्टरपीस गीतांजलि लिखना, और 1913 तक आते आते नोबेल प्राइज जीतना, ये उनकी ग्लोबल पहचान बनने का एक बहुत ही शानदार मोमेंटम था। अब आते हैं गीतांजलि और विश्व मंच पर। साल 1910 आते आते उनकी लेखनी बंगाल की सीमाओं को पार कर चुकी थी, और तब सामने आई उनकी सबसे बेहतरीन रचना गीतांजलि। ईश्वर के प्रति एकदम गहरे समर्पण और प्यार से भरी एक बेहद खूबसूरत कविताओं की किताब। और फिर आया साल 1913, जब गीतांजलि का अंग्रेजी ट्रांसलेशन दुनिया के सामने आया तो पूरी दुनिया जैसे दंग रह गई। पश्चिमी देश भी उनके विचारों की गहराई में खो गए, और इसी वजह से उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर था, क्योंकि वो इसे जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए थे। देशभक्ति और मानवता,
अब इतनी बड़ी वैश्विक प्रसिद्धि और एक बहुत ही शांति प्रिय इंसान होने के बावजूद टैगोर के अंदर एक बहुत मजबूत ज़मीर था, जो अन्याय के खिलाफ कभी भी चुप नहीं बैठ सकता था। उनके निडर होने का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहरे दुख से भर दिया। अपने ही देशवासियों पर हुए इस दर्दनाक और क्रूर अत्याचार का विरोध जताते हुए उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी बहुत ही प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के मुंह पर वापस मार दी। मानवता और देश के लिए उनका जो योगदान है ना, वो एकदम बेमिसाल है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने भारत को जन गण मन के रूप में उसका राष्ट्रगान दिया, लेकिन उन्होंने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा। और हाँ, ये भी उन्हीं की महानता थी कि उन्होंने अपने बेहद करीबी दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। आखिर में बात करते हैं उनकी अमर विरासत की। जीवन के ढलते सालों में भी प्यार से गुरुदेव कहे जाने वाले इस महान दूरदर्शी इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी की सीमाओं को कभी नहीं बांधा। वो लगातार कुछ न कुछ नया एक्सप्लोर करते रहे। अब इस नंबर को देखिए, 70। ये उनके जीवन का एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट है। 70 साल की उम्र में जब अक्सर लोग आराम करने लगते हैं, तब उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। और ऐसी वैसी नहीं, एकदम कमाल की कलाकृतियां बनाई जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। एक लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस दुनिया को तो अलविदा कह दिया, लेकिन वैचारिक दीवारों को तोड़ने के उनके जो अथक प्रयास थे ना, उन्होंने पूरी मानवता के लिए शांति की एक अमर विरासत छोड़ दी है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले उनकी आत्मा की स्वतंत्रता के इस सबसे बड़े सच पर एक बार गौर करना चाहिए, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो। ये लाइनें हम सब के लिए आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस मॉडर्न समाज में हम एक ऐसा आज़ाद मन कैसे तैयार कर सकते हैं जो हर तरह के डर से पूरी तरह मुक्त हो। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।